स्टडी पॉइंट 7 में जितने भी नए एवं पुराने विद्यार्थी हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आप पढ़े ना, क्या पढ़े सर, क्या पढ़ाए अभी? मैथ पढ़ाए, अच्छे टीचर और अच्छे किताब, ठीक है। तुरंत समझ में नहीं आता है, पहले 7 दिन डेमो क्लास कीजिए, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आएगा। 1 महीना पढ़िए, उसके बाद और चेंजिंग आएगा, 2 महीना पढ़िए और चेंजिंग आएगा। बस 2 महीने के बाद आपको सारा, 1 महीने के बाद आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। ऐसे तो 7 दिन में ही आने लगेगा। 7 दिन जैसे खत्म होगा, 7 दिन के बाद आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगा। अभी मैथ पढ़े होंगे, अभी सर थोड़ा सा पढ़ाए होंगे, हमको लगता है समझाते होंगे। धीरे धीरे अपने आप रिदम जब बन जाएगा तो पढ़ने में आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। सिर्फ रिवीजन पे आपको ध्यान देना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना ये हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ रिवीजन पे आपको फोकस करना है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा तेजी से आपको पढ़ाएंगे। मान लीजिए आज 10 क्वेश्चन पढ़ाए, आप 10 क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा ना। जिस दिन हम पूछे क्लास में, बीच में पूछ लिए 10 क्वेश्चन, अगर आप बता देते हम समझ लेंगे ना कि लड़का ओके 10 से 20 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। आप प्रिपेयर रहिएगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। 10 क्वेश्चन के बराबर 100 क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ 200 क्वेश्चन हो जाएगा जब डिस्कशन चलेगा। उसी तरह मैथ में समझना है ना, सर तो कंसेप्ट दे रहे हैं, समझा रहे हैं, रिवीजन क्या करना है, खुद से करना है। 4 बार 5 बार अगर घर में बनाएंगे एक ही चीज को, एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करना आपका काम है और पढ़ाना हम लोग का काम है। क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है ये हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, ठीक है। जो जो बातें हम बोलेंगे या लिखेंगे आराम से लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो बोलेंगे सर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर से उसको समझाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? ठीक, चलिए देखिए, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? महाबोधि मंदिर, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो पहले देख लेते हैं रानी की बाव कहाँ है बाबू? रानी की बाव कहाँ है? गुजरात में। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। महाबोधि मंदिर कहाँ है पता है? बिहार के गया में। बिहार बोध गया, ठीक है ना। इतना देख लिया ना। अब पूछेगा रानी की बाव कहाँ है? गुजरात में। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में। अब बचा देख लीजिए। अरे नहीं नहीं 1 मिनट, इसका आंसर ये नहीं होगा भाई। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जंतर मंतर। देखिए पहले जंतर मंतर है क्या देख लेते हैं। जंतर मंतर क्या था? खगोलीय पिंडों की जानकारी रखना और समय की सटीकता को बनाए रखना, ठीक है। जंतर मंतर क्या था? खगोलीय पिंडों की जानकारी, खगोलीय पिंड की जानकारी और समय की भी जानकारी, ठीक है। जंतर मंतर को बनाया किसने? बनाया किसने बाबू? सवाई राजा मानसिंह, सॉरी राजा जय सिंह, ठीक है। जंतर मंतर है कहां पे? कितने जगह पे जंतर मंतर? 5 जगह पे। कितने जगह पे है? 5 स्थान।
स्थान पे बनाया गया। कहाँ कहाँ है ये? सबसे पहले जयपुर, एकदम याद रखना है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। समझ में आ रहा है? अब पूछेगा इस तरह, इनमें से किस जगह जंतर मंतर नहीं है? तो आपको पांचों पता होना चाहिए ना कि कहां कहां है, तभी तो ऑप्शन छांट पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि पांच में कहां है, कम से कम ये पांचों पता रहेगा तो आप छांट लीजिएगा ना। चलिए, यूनेस्को का बात हुआ है। यूनेस्को का सबसे एकदम लेटेस्ट चीज है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यूनेस्को का भारत में विश्व धरोहर स्थल अभी काय गो है? कितना है? 44 है। कितना है बाबू? 44 गो है। यूनेस्को का भारत में जो है अभी 44 स्थान यूनेस्को ने चुना है भारत में। 44वां जो है वो सबसे लेटेस्ट कौन सा है? ये याद रखना है, जो भी एग्जाम देंगे 27 में 26 में ये पूछेगा। मराठा सैन्य परिदृश्य। बातें समझ में आ रहा है? यूनेस्को कितना स्थान है विश्व धरोहर में भारत में? 44 में। 44वां क्या है? परिदृश्य, यानी मराठा सैन्य छावनी। ठीक है, लेटेस्ट यही है। अब देखिए, इसी में एक और आता है रामसर साइट। रामसर साइट भारत में कितने हैं? अभी कितने हैं भारत में? रामसर साइट अभी भारत में कितना है? 98 है। कितना है बाबू? 98, 98 गो है। ठीक है, सबसे अधिक रामसर वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? एकदम याद रखना है ये। कितना है? 20 गो है। तो 20 कितना है? 20 गो है। अब हम लोग बिहार का भी एग्जाम देंगे तो बिहार के बारे में जानना पड़ेगा ना। बिहार में रामसर साइट कितना है? ऐड कर ले सब मुझे। बिहार में रामसर साइट कितना है? 6। बिहार में साइट कितना है? पूछेगा अभी जो भी एग्जाम होगा रिसेंट बिहार में स्टेट लेवल वाला, उसमें पूछेगा कि बिहार में रामसर साइट की संख्या कितना है? 6। ठीक है, भारत में कितना है? 98। अभी बताएं रामसर साइट कितना है? 98। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कितना है? 44। 44वां क्या है? मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा छावनी। तो बिहार में जो 6 है कौन कौन है ये देख लेना है। ठीक है, नाम याद होना चाहिए ना। पहला है कांवर झील, बोगीबिल, नागी नकटी, नागी उदयपुर झील, और एक कौन बच गया? कामर, गोगीबिल, नागी नकटी, उदयपुर। हाँ नहीं, 5 ही हुआ ना। तो ठीक तो है, दोनों अलग अलग है। नहीं नहीं, एक मिनट, ये वो कौन बच गया रे?
नागिनट्टी, उदयपुर, गोगीबिल, कामर, गौ से ही नाम है, याद नहीं आ रहा है। कामर झील, गोगीबिल, नागिनट्टी, उदयपुर, हाँ? अच्छा आएगा तो हम लिख देंगे, टेंशन। कामर झील, गोगीबिल, नागिनट्टी, उदयपुर झील। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आएगा तो हम लिख देंगे। क्या नाम था उसका? चलिए देखिए, बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? मार्केनेसिया। किससे संबंधित है? मार्केनेसिया। लिखिए, ब्रायोफाइटा मार्केनेसिया वनस्पति से संबंधित है। से संबंधित है। इस वर्ग के वनस्पति को उभयचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। इस वर्ग के वनस्पति में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या काम है? भोजन का बनाना, याद रखना है। यह मृदा अपरदन में भी सहायक होता है, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को बायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, लिख लीजिए। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को बायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोई डाउट है? लिख लिए? आगे बढ़े? थोड़ा तेजी से लिखिए। हाँ, ये वाला, यह मृदा अपरदन में भी सहायक होता है। मृदा अपरदन का मतलब हुआ, आप पौधे का क्या काम है? आप देखते होंगे कि नदी सबके किनारे में पेड़ लगा दिया जाता है, नहर के किनारे में पेड़ लगा दिया जाता है ना। क्यों लगाते हैं? एक तो पर्यावरण को शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन देगा और मिट्टी के कटाव को भी रोकेगा। ठीक है, मिट्टी के देखते हैं ना, नदी के किनारे में पेड़ सब लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि मिट्टी कटाव को वो रोके, मृदा अपरदन को वो रोकेगा। समझ में आया? ठीक,
आगे बढ़े हैं, चलिए बढ़े आगे। चलिए देखिए, कह रहा है पाइथन क्या है, इसमें टिक मारे थे ना। ये पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा। देखिए कंप्यूटर की भाषा। क्या क्या कंप्यूटर की भाषा, पहला देखिए मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ये है ना उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा में ही आता है पाइथन, ठीक है। क्या आता है बाबू, पाइथन, C++, जावा, ठीक है, C++, जावा, ये सब उच्च स्तरीय भाषा में ही आता है। और कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है, पता है ना, याद रखना है। कंप्यूटर बाइनरी कोड को समझता है। बाइनरी कोड क्या हुआ, बाइनरी डिजिट क्या क्या होता है, 0 और, जब नहीं आता है तो बीच में हड़बड़ हड़बड़ काहे करते हो, खाली उल्टा पुल्टा बोलते हो, हाँ, सब चीज में आगे रहने आता नहीं है कुछ, बीच में हब हब करते हो, बहुत कंफ्यूज करते हो। तो इतना चीज समझ में आ गया, ये सारे कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ठीक है, और उच्च स्तरीय भाषा में ही ये सब आता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, सारे का हो गया, हो गया, तेजी से लिखो। हो गया, निकल गया। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। मायोपिया पहले समझ लेंगे, मायोपिया क्या हुआ, मायोपिया हाइपरटेमिया, ये नहीं होता है हाइपरटेमिया। मायोपिया वो हुआ जो निकट की वस्तु को तो देख सकती है, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकती है। हाइपरटेमिया हुआ दूर की वस्तु को आप देख सकते हैं, निकट की वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेत्र में कितने प्रकार का दृष्टि दोष होता है, कौन कौन, अबिंदुकता। बोले देखिए अपसारी लेंस को और क्या बोलते हैं, पता है, अपसारी लेंस को और क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस, नहीं, अभिसारी लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। मनुष्य का आंख, मनुष्य का आंख क्या है, आंख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक, रियल एंड अपोजिट, याद रखना है, कैसा बनता है, वास्तविक। तो पहले देखिए दृष्टि दोष, पहला क्या होता है बाबू, निकट दृष्टि दोष ना, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद दूरदृष्टि दोष, तीसरा
जरा दृष्टि दोष। चौथा अबिंदुकता। इसको कैसे दूर करेंगे? अवतल लेंस, ये वाला ठीक दिखता है, अवतल लेंस से ठीक करेंगे। निवारण, इसको कैसे दूर करेंगे? उत्तल लेंस लगा के। इसको अच्छा डिफ्रैक्सी लेंस, इसको बेलनाकार। इसको बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य का जो आंख है 6 सिलसिली पेशियों से घिरा हुआ है। आपके आंख में 6 गो छोटे छोटे नस है, इससे घिरा हुआ है, जकड़ा हुआ है ताकि गिर ना जाए बाहर। और अब सबका काम है अलग अलग, है ना? ठीक है। मनुष्य के आंख पे ये सब लिखना है। आंख पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? मनुष्य के आंख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना? मनुष्य का आंख किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है। दृष्टि दोष कितने प्रकार का? चारों पता हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्या सर? कलर ब्लाइंडनेस। जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस से जूझा हुआ रहता है उसको 2 चीज नहीं दिखता है। कैसा नहीं दिखता है? लाल और हरा। हरा वाला चीज लाल, लाल वाला चीज हरा। कलर जब आप लोग मेडिकल देंगे, हम चाहेंगे कि आप जल्दी से मेडिकल दें, इस साल ही दे दें, एग्जाम पास करें और मेडिकल देने जाएं, है ना? तो आपका वहां एक विजन टेस्ट होगा, वो तो चेक होगा ही ना, डिस्टेंस विजन चेक होगा। उसके बाद आपका कलर भी चेंज होगा। ठीक है। तो वही वहां लाल किताब रहता है कलर विजन का, पढ़ाया जाएगा आपको। अगर कलर विजन होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना? बहुत बाबा लिखा रहता है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। अगर नहीं होगा तो आप तुरंत पढ़ देंगे। 79, 80, 85, 81 ऐसा लिखा रहता है। चले देखिए, निम्नलिखित में क्लास में कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ब्रह्मोस। त्रिशूल के बारे में क्या बताए थे? सतह से वायु में मार करने वाला ना, मार करने वाला। आकाश सतह से वायु। पृथ्वी सतह से सतह। नाग को क्या बोलते हैं? दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ, याद रखना है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत और रूस ने मिलकर बनाया है ना, मिलकर बनाया है। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का मास्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये याद रखना है। ठीक है। इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा है, ध्वनि से 3 गुना ज्यादा। ठीक है ना, उस दिन बताए थे। आगे बढ़े, बढ़े नहीं स्टूडेंट, आप लोग कहो गया नहीं लिख पाएंगे तो परेशानी की कोई बात नहीं है, वीडियो अवेलेबल है, ग्रुप में ऐड है, फिर से आप घर में लिख सकते हैं। हर एक तरह का फैसिलिटी है, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो यूट्यूब पे देख लेना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। आज से लगभग 5 साल पहले ये, ठीक है, ये सब क्वेश्चन फेवरेट था। देखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तुमको बोले हैं ना, जब नहीं आता है तो बीच में हड़बड़ मत क्या करो। नहीं आता है तो शांति से पढ़ेंगे, बीच में काहे गलत बोल के सीखेगा? दूसरे को तुम कंफ्यूज करेगा और कुछ नहीं करेगा। सुना हुआ चीज ज्यादा दिन याद रहता है ना बाबू, है ना? ज्यादा कोशिश करना, गलत मत बोलो। ठीक है। कौन सा है? ब्राजील। महादेश कितने हैं बाबू? 7। हमको लगा 8 गो है। कितना है? हाँ, देखना। ठीक है। दक्षिण अमेरिका ना, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, बड़ा देश, एक छोटा देश है। दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश कौन है बाबू? ब्राजील। उत्तरी अमेरिका का कनाडा, एशिया का चीन, यूरोप का रूस, अफ्रीका का अल्जीरिया। पहले दक्षिण सूडान था, अब अल्जीरिया हो गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का खुद ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत है? छोटा देश, एक महादेश में देश नहीं है सर। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सूरीनाम, सेंट किट्स, मालदीव, वेटिकन सिटी, सेशेल्स, नाउरू,
इतना पहले आप जानिए, फिर एक्स्ट्रा चीज बताते हैं, ठीक है। सूरीनाम है, सबसे बड़ा छोटा देश है सूरीनाम, फिर सेंट किट्स है, मालदीव, वेटिकन सिटी, सेशेल्स, नाउरू, ठीक है, लिख लिए। 6 महादेश का हो गया। एक महादेश छूट गया, कौन सा आप लोग बताइए अपने से? अंटार्कटिका। क्यों छोड़े? बस ये याद रखना है, ठीक है। भारत में कितना है केंद्र शासित प्रदेश? 8। ग्रह कितना है? हमको लगा 9 गो है। 9 गो नहीं है, देखना, ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। 8 है तो है। नाउरू हो गया। 1-2 पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से इस पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोली पायल? सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, हाँ हाँ, वेटिकन सिटी। लेकिन सबसे छोटा गणतंत्र, सबसे छोटा गणतंत्र, ये याद रखना है। 8 से 9 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ छोटा सा देश, एक द्वीप, नेहरू, ठीक है, ये याद रखना है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा गणतंत्र नीरू, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, लिख लिए। अच्छा, मालदीव, सेंट किट्स, सूरीनाम। एशिया का मरीज किसको कहते हैं बाबू? एशिया का मरीज या बीमार चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को, याद रखना है। एशिया का मरीज चाइना है, यूरोप का मरीज तुर्की है, ठीक है, बीमार, ठीक है। सिक मरीज, मरीज मतलब बीमार हुआ, मरीज, ठीक है। सिक मैन ऑफ यूरोप। आगे बढ़े, मरीज ही लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा ही लिखा जाता है। बढ़े आगे, देखिए, एक्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? एक्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? इसरो की मार्केटिंग शाखा है, इसरो की मार्केटिंग शाखा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही ना। इसरो की स्थापना बाबू ये वाला इसरो रहेगा तब यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये लग जाएगा तो इससे 2 साल पहले 1967। भारत में जितने भी सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट बनते हैं या उसका परीक्षण कहां से होता है? हरिकोटा से। कहां से? आप दोनों आपस में बातचीत मत कीजिए, ठीक है। कहां से? हरिकोटा से, ठीक है। और जितना भी मिसाइल टेस्टिंग होता है, ये मिसाइल उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। कहां से? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। उसका नाम क्या बदल के रखा गया है? बताए थे, इंपॉर्टेंट है।
मिसाइल सैटेलाइट वाला कहाँ बाबू? सतीश का नाम क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा ना, श्रीहरिकोटा, ये याद रखना है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? और मिसाइल वाला जितना भी चीज होता है, व्हीलर द्वीप। कहाँ? व्हीलर द्वीप। इसका नाम क्या बदल गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, इसका नाम क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये याद रखना है। मिसाइल संबंधित जितना होगा उड़ीसा, और सेटेलाइट में जितना होगा वहां कहाँ? श्रीहरिकोटा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखिए, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डाइस के लिए है, प्री से कक्षा 12 तक। कितना? प्री से कक्षा 12 तक। प्री से कक्षा 12 तक लिखिए। प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक समग्र शिक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक लिए है। यह केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार का नहीं है। यह केंद्र सरकार की योजना है। किसका है बाबू? इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था। कब? इसकी शुरुआत कब? 2018 में किया गया। कब किया गया दोस्त? 18 में। जब शिक्षा की बात आई है तो 3 चीज जान लेते हैं। और नया चीज, नई शिक्षा नीति कब आया? सबसे पहली बार शिक्षा नीति कब आया? दूसरी बार कब आया? तीसरी बार कब आया? इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। ठीक है, प्रथम शिक्षा नीति। प्रथम शिक्षा नीति कब आया था? 1968 में आया था। कब आया था बाबू? दूसरी शिक्षा नीति, अभी जो हम लोग किताब पढ़ रहे थे, देखिएगा आप, उसमें सरकारी किताब जो होगा उसमें 1986 लिखा होगा, बीटीसी में 1986 में। तीसरी शिक्षा नीति, ये तीनों याद। कब बाबू? 2000। इस सब तीनों याद रखना है। इस क्या कुछ दिक्कत है क्या? प्रथम शिक्षा नीति 1968, दूसरा समग्र शिक्षा की संबंधित है, याद रहेगा ना? प्री नर्सरी से कक्षा, ठीक है ना, कक्षा 12 तक। बढ़े आगे। देखिएगा, बेरी एक रोग है जो डाइस की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? हाँ पक्का, कंफर्म है ना? एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक है, उसको ये हो गया था शायद। ठीक है, बाद में नाम बताएंगे। बेरी एक रोग है जो डाइस की कमी कारण होता है। किसकी कमी कारण होता है? विटामिन B1। अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बाबू? रतौंधी। विटामिन डी से रिकेटस। विटामिन सी से स्कर्वी। यही ना? अब जब विटामिन का बात है, सारा विटामिन देख लेते हैं। ठीक है,
पहले देखिए, विटामिन ए को क्या बोलते हैं बाबू? रेटिनॉल। बी को क्या बोलते हैं बाबू? थायमीन। सी को एस्कॉर्बिक अम्ल ना। डी को कैल्सिफेरॉल। ई को टेकोफेरॉल। अब विटामिन बी1 का समूह देख लेते हैं। ये तो हो गया ना। देखिए एक मिनट, के साइनो को बालामिन ना। अच्छा, बी1 को क्या बोलते हैं दोस्त? थायमीन। बी2 को राइबोफ्लोविन। बी3 को नियासिन। बी5 को पैंथोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्त? पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी6 को पायराडॉक्सिन। बी7 को बायोटिन। सारे विटामिन याद रहना चाहिए, हम कल पूछेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन 9 को क्या बोलते हैं दोस्त? फैलिक अम्ल। फैलिक अम्ल। इतना चीज याद होना चाहिए आपको। हाँ, फिलोक्विनोन साइनोकोविल नहीं होता। बी7 तो लिखे हैं भाई, बी किसका? बी12। ओ हाँ, 9 तक हुआ ना। बी12 क्या होता है भाई? फिलो एक मिनट, साइनोकोबालामिन तो होता है बी12 का। हाँ, गलती हो गया। हाँ, रुकिए ना। फाइलो नहीं, इसका साइनोकोबालामिन होता है। कंफ्यूज हो गया। साइनोकोबालामिन के का क्या होता है? हाँ, ठीक है, अब ठीक है, हो जाता है गड़बड़, थोड़ा बहुत टेंशन नहीं लेना है, अपने ठीक हो जाएगा, ठीक है। दिमाग चलता है कहीं, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। नहीं हो गया, आगे बढ़े। देखिए, दिखाओ तो। हमको पता है ना कि कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा। ऐसे नहीं मास्टर बन गए हैं रे, हमको कुछ न कुछ तो पता होगा, क्योंकि तुम्हारा समस्या हम गुजार चुके हैं पहले। आगे बढ़े, चलो। निम्नलिखित मानव रोगों में कौन सा रोग जीवाणु से होता है? कौन सा होता है भाई? टाइफाइड। टाइफाइड ना जीवाणु से होता है। अच्छा, पोलियो किसके कारण होता है? खसरा विषाणु से। अरे एक के कौन जीवाणु से होगा कोई इसमें? तो फिर सोचना डाउट क्या। ये भी विषाणु से। अब देखिए, पोलियो किसको करता है डैमेज?
तंत्रिका तंत्र, ऐसे पूरे शरीर को, लेकिन मुख्यतः तंत्रिका तंत्र को। नसें जो होती है आपस में सिकुड़ने लगता है, ठीक। नसें क्या होती है आपस में, मोटी नसों से छोटी नसें होने लगता है, ठीक है। खसरा प्रभावित करता है। खसरा मुख्यतः गला, श्वास नली को, श्वसन तंत्र को मुख्यतः गला, फेफड़ा ने। हेपेटाइटिस बी यकृत, एकदम याद रखना। हेपेटाइटिस किसको करता है, यकृत को करता है। किसको, यकृत को। कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा हमको ये बता दो, एक मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, किसके काटने के कारण नहीं पूछे, किसके कारण होता है, हाँ? वायरस, ये तो हाँ, परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी के कारण होता है, और परजीवी से जो बीमारी होगा वो ज्यादा घातक होता है। मलेरिया होगा तो मुंह सूख के हो जाएगा चूहा के तरह, इतना सा का, क्या कि ब्लड का क्या होता है, वो खत्म करने लगता है ना मलेरिया, परजीवी के कारण, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन तो हमको लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्या लाखों बार लिख चुके हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा चलिए पॉइंट देख लेते हैं। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर, कहां का था ये, पक्का ना, बहुत अच्छा। अच्छा, जो जरूरी है वो, जो जरूरी नहीं है वो नहीं लिखना है। संविधान सभा, संविधान सभा में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था, को कब पेश किया गया, बताओ। और किसने किया, जवाहरलाल ने तो किया 13 दिसंबर 1946। किसने, JL नेहरू, याद रहेगा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बताए हैं वो, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक कौन था दोस्त, हाँ, BN राव ना, अच्छा BN राव। सच्चिदानंद सिन्हा है ना। इसके संविधान सभा का प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष, क्या था,
सच्चिदानंद सिन्हा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ये पूछता है बहुत बार, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन था बाबू, बताओ तो? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अध्यक्ष सहित कितना आदमी? 7। ये याद रखना, अध्यक्ष सहित कितना आदमी? अध्यक्ष सहित, ये पूछता है अध्यक्ष सहित कितना? 7। अध्यक्ष को मिला कैसा नहीं, अध्यक्ष अलग, ठीक है। लिखिए, महिला तो बाद में आया था शायद, हाँ कभी आएगा तो लिखा देंगे। आगे बढ़े, चलिए। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध, अच्छा बौद्ध धर्म के संस्थापक बाबू, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम, गौतम। जन्म 563 ईस्वी। हाँ, कुछ ना कुछ पढ़ती है वो घर में, तभी तो बोला इस, वाह बहुत अच्छा। मृत्यु क्या? बुद्ध का प्रथम उपदेश, सारनाथ। कितने आदमी को? 5 आदमी को। नहीं, बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ? श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती याद रहेगा ना। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसी जगह लिख देते हैं, कहाँ? कुशीनगर में। नहीं, जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। लिख देते हैं नेपाल लुम्बिनी। ये कौन था भाई? जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन? महावीर स्वामी ना। अच्छा, जैन में कितने तीर्थकर हुए? तीर्थकर हुए बाबू 24, ठीक है। अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। कब होता जन्म और मृत्यु? जन्म
जन्म 1469 में हुआ था। मृत्यु नहीं याद रखना है। उस दिन बताए थे, पूरा सिख धर्म बताए थे ना। सिखों में कुल कितने गुरु हुए? 10वां गुरु। जन्म, मृत्यु 1708 नांदेड़ में बताए थे उस दिन पूरा डिटेल में सिख धर्म के बारे में, पूरा डिटेल से। जो नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल से बताए हैं उसमें, ठीक है ना। शैव धर्म, शैव धर्म के संबंधित था भगवान शिव से ना। लुकलिस, लुकलिस, नन्नुक चंदेल, लुकलिस। चलिए इतना ही जानिए आज। हो गया। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। लुकलिस, लुकलिस। आगे बढ़े, बढ़े आगे। लास्ट है, लुकलिस है। देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव। कब बाबू? 1924। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में ना। ठीक, अच्छा। गांधी जी के बारे में है, गांधी के बारे में चलेंगे। जो जरूरी है एग्जाम के, देखिए सब कुछ नहीं जाना। अब गांधी जी का जन्म कब हुआ नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब पूछते पूछते, ये सब पूछते पूछते जो है एग्जामिनर थक गया है। जाने बच्चा बच्चा को मालूम है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, कब मरा है। ये सब अब नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका कब गया भाई? हाँ, अफ्रीका में क्या क्या सबसे पहले? इंडियन कांग्रेस नडाल की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अफ्रीका में कांग्रेस नडाल लिखो, कांग्रेस नडाल, नडाल की स्थापना कब किया? 1894 में। गांधी जी भारत वापस आए। गांधी जी भारत वापस आए कब? कब आए? 1915 में। इसमें क्या मनाते हैं? हाँ, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? हाँ, एकदम याद रखना ये बाबू। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण 1900 अफ्रीका में। भारत लगा देगा तब चंपारण में, भारत लगेगा तब चंपारण, नहीं तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कितनी राजधानी पता नहीं है? 1907, 7 हाँ 7 खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन बाबू 1918। असहयोग आंदोलन, हाँ, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920।
सविनय अवज्ञा आंदोलन, हाँ कब? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन, कब? 1942 में क्या दिया? भारत छोड़ो आंदोलन ने वही बोला। और तो गांधी जी इंपॉर्टेंट क्या है इससे? गांधी जी की मृत्यु पता है ना कब भाई? 48। बहुत अच्छा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कहां गए? गांधी जी 1931 में कहां गए? लंदन गए। लंदन यानी कि ब्रिटेन। गोलमेज सम्मेलन कितना बार? प्रथम बार 1900, दूसरा, तीसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति। एकदम सही है। फिर ठीक है, और क्वेश्चन है? नहीं। और लिखे क्या गांधी जी के बारे में? गांधी इरविन समझौता, एकदम याद रखना, गांधी इरविन समझौता। हाँ, गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी अंबेडकर समझौता अच्छा, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है ना? ये सब याद रखना है। कुछ भी पूछेगा तो आप बता दिए। कर दिए? बंद कर दिए। माथा भारी नहीं हुआ तुम लोग का?